नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन कक्षा की इस श्रृंखला में कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान में अपन चालू करने जा रहे हैं, जिसमें पाठ 1 है और इसमें पाठ का नाम है पादपों में पोषण। अगर अपन इसकी चर्चाएं करें, इससे पहले अपन को समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव जंतु पादप जो इस प्रकृति में सजीव हैं, वो सब अपने पोषण ग्रहण करते हैं, अपनी ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं, जिससे वो अपने विभिन्न कार्य कर सके। तो जब ये विभिन्न कार्य करते हैं, इसके लिए ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, ऊर्जा के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ऊर्जा के लिए चाहिए प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, लवण भी चाहिए और इसके साथ साथ में विटामिन भी चाहिए। ये अपन सजीवों के लिए ये सारी चीजें आवश्यक होती है। अगर अपन किसी जंतु की बात करें तो जंतु के अंदर देखा गया कि अपन को शरीर की वृद्धि और विकास और विभिन्न कार्यों को, उपापचय क्रियाओं को संचालित करने के लिए इन सभी यौगिकों की आवश्यकता होगी। प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, लवण चाहिए, वसा चाहिए, जल चाहिए। ये सारी अपन को वस्तुएं चाहिए, तब जाकर अपन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, संतुलित भोजन। अब पादप जो भोजन प्राप्त करते हैं, पादपों के लिए जो भोजन की बात करें, पादप किससे प्राप्त करते हैं? एक तो खनिज लवण कहां से प्राप्त होते हैं? मृदा से। मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज लवण है, उन खनिज लवणों के जड़ के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और इसी से जल प्राप्त होता है। खनिज लवण के साथ साथ मृदा से प्राप्त होते हैं और यही से जल प्राप्त होता है। इन दोनों को जब अपन ले लेते हैं, पादप ले लेता है, तो ये क्या है? वो पादप के विभिन्न भागों तक जाता है, पादपों की पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों के अंदर जल का विखंडन होता है। और विखंडन होने से क्या बन जाएगा? इससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या, किसका निर्माण करेगा? भोजन का निर्माण करता है। अब अपन ने बात की जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर, किसी जीव जंतु के शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विभिन्न उनकी आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से पादप के लिए शारीरिक वृद्धि और उसकी उपापचय क्रिया करने के लिए लवण की आवश्यकता होगी। लवण मृदा से प्राप्त होंगे, मृदा से ही जल प्राप्त होगा, पत्तियों तक पहुंचेगा, पत्तियों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने से और उसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अपन पाठ के स्टार्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन के जल का प्रकाश से विखंडन होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, भोजन उत्पन्न होगा। इस प्रकार से अपन भोजन प्राप्त करते हैं। अब पोषण के आधार पर यदि जीवों का विभाजन किया जाए, पोषण के आधार पर जीवों को बांटा जाए, तो जीव कितने प्रकार के होते हैं अपन को समझ में आ जाना चाहिए। कैसे समझ में आ जाना चाहिए? कि अपन जानते पोषण के आधार पर जीवों का प्रकार। पोषण के आधार पर जीवों का प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं।
एक तो होते हैं स्वपोषी, और दूसरे होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी वो है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी कौन से हैं? जो स्वपोषियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। स्वपोषियों के उदाहरण की बात करें तो सभी हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए, जैसे जो हरे रंग के पादप हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको स्वपोषी कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं सभी हरे प्रकार के पेड़ पौधे, विषमपोषी वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो किंतु निर्भर रहते हैं। निर्भर किस पर रहते हैं? वो स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, चाहे परोक्ष रूप से रहे चाहे अपरोक्ष रूप से रहे, अर्थात सीधे अपन पादपों से पोषण प्राप्त करें तो भी अपन स्वपोषी हैं। यदि अपन डायरेक्ट रूप से भोजन प्राप्त न करके किसी पोष स्तर के द्वारा भी भोजन प्राप्त करें, जैसे घास के ऊपर हिरन या बकरी पड़ रही है और उसको शेर खाता है, तो शेर कौन सा हुआ? विषमपोषी हो गया। और विषमपोषी हो गया लेकिन भोजन किससे प्राप्त कर रहा है? स्वपोषियों से प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या हो गया? विषमपोषी का उदाहरण हो गया। जैसे मनुष्य इसका उदाहरण है। अब अपन के समझ में आ जाना चाहिए पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के, एक तो स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी किसको कह रहे हैं? जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी कौन से? वो सभी जीव जंतु जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के जीवों की अपन ने चर्चा की। हाँ सर, अब आगे बात करते हैं जो पादपों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार संपादित होती है, इसकी चर्चा करते हैं। अपन जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां क्या हैं? पत्तियां फैक्ट्री हैं। वो फैक्ट्री है किसकी? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण। अगर ये भोजन निर्माण की फैक्ट्री है तो अपन की समझ में आना चाहिए कि इसके लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहां से प्राप्त हो रहा है? अपन ने समझा एक तो जल और खनिज लवण। खनिज लवण कहां से प्राप्त हुए? लवण कहां से प्राप्त हुए? जड़ से। जड़ों में कहां से? मृदा से। अब अपन की समझ में आना जाना चाहिए कि जब किसी फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से पादप को भोजन निर्माण करने के लिए भी अपन को किसकी आवश्यकता होगी? कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चा माल कौन कौन सा माना? अपन ने कच्चा माल माना खनिज लवण जो उस पादप के लिए आवश्यक है, और एक जल। किससे प्राप्त हो रहे हैं? जड़। अब जड़ से प्राप्त हो रहे हैं, जड़ कहां से लेंगे? मृदा से। अब खनिज लवण जो जल प्राप्त होते हैं पत्तियों तक पहुंचते कैसे हैं? पत्तियों में कैसे पहुंचेंगे? तो पत्तियों में पहुंचने के लिए वाहिका तथा वाहिनिका होती है। वाहिका तथा वाहिनिका क्या करती हैं? एक सतत जाल बनाती हैं
जड़ों में क्या हुआ, वो जड़ें जल का अवशोषण कर लेती हैं, फाइबर्स जैसी संरचना होती है जिसको मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम क्या करते हैं, इसको जड़ों से वाहिका तथा वाहिकाओं का एक सतत जाल बनता है। मान लो एक पादप है, एक पादप है, पादप कैसा है, ऐसा कोई पादप है और ये इसका तना है, ये तना है, ये इसकी जड़ है, यहाँ ऐसे प्रदान करता है। अब इसमें क्या सूक्ष्म संरचनाएं हैं, ऐसी संरचनाएं जड़ें, और ये जड़ क्या है, ऐसे वृत्ताकार में फैली हुई है। इनके ऊपर अपन के ऐसी संरचना, बाल जैसी संरचना इसके ऊपर लगी रहती है। ये क्या करती है, जो आर्द्रता ग्राही जल होता है, पादप की पत्तियों के ये जो जल है आर्द्रता ग्राही जल को ग्रहण करती है और एक जाल बनता है, और इस जाल के द्वारा ये कहाँ पहुँच जाता है, पादप के विभिन्न भागों तक, ये पत्तियां हैं इन तक पहुँच जाता है, और पहुँच जाता है तो यहाँ जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से पादपों में कच्चे माल के पहुँचने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अपन एक बात और समझेंगे, एक और टर्म का नाम का अपन को बार बार परेशान करेगा, इसको समझ लेते हैं। पादप की पत्तियों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की संरचना कैसी होती है ये समझते हैं। एक ऐसी कोई कोशिका होती है जिसके चारों तरफ क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, और ये तो कोशिका भित्ति हो जाएगी, ये जीव द्रव्य का और इस कोशिका के अंदर केंद्र में एक गोलाकार संरचना होती है जिसमें क्रोमोसोम भरे रहते हैं, इसको कहते हैं केंद्र। और जो ये संरचना है इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब अपन पत्तियों की जो कोशिका है इनमें रंध्र भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे अपन। लेकिन अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जड़ से जल का और खनिज लवणों का अवशोषण हुआ, पत्तियों तक पहुंच गया, पत्तियों में कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, कोशिका भित्ति है, जीव द्रव्य कला है और उसके जीव द्रव्य भरा हुआ है, और ये सारी संरचनाएं मिलकर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं, जब तक के लिए।